गल्फ में जितने भी मोनार्क हैं, जितने भी राजा हैं गल्फ कंट्रीज के, आज भी वो ईरान को एक लीथल कॉम्पिटिटर के तौर पे देखते हैं कि यदि ये मार्केट में उतर गया तो गल्फ के मुल्कों की वैल्यू कहीं नहीं रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान पीछे हटेगा, पीछे हट जाएगा या धोखा ईरान देगा। धोखा अगर होगा तो अमेरिका की तरफ से ही होने वाला है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, या फिर ये गल्फ ऑपरेटिंग कंट्रीज जो हैं, जीसीसी कंट्रीज, इनमें से किसी ने कुछ ना कुछ डर्टी गेम खेलनी है। नमस्कार। रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौते का ऐलान हो चुका है। दोनों देश 19 जून को जिनेवा में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, जिसके बाद 60 दिनों में ये दोनों देश कई पहलुओं पर बात भी करेंगे। जैसे ही ये खबर आती है, दुनिया के तमाम देशों ने इस खबर का स्वागत किया। इसके साथ ही यूरोप के कई देशों ने ईरान पर सैंक्शन हटाने की भी बात कही है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? यानी ये शांति समझौता जो होने वाला है या आगे भी जो चलेगा, ये कितना जमीन पर लागू हो पाएगा? और यूरोपियन कंट्रीज ने ये क्यों कहा कि वो ईरान पर से सैंक्शन हटा लेंगे? इन सभी पहलुओं को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे, और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह टूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया जब आपको ये पता चला कि दोनों देश जो है अब शांति समझौते पर आ गए, पहले शहबाज शरीफ ने कहा इस बात को, फिर अमेरिका ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसकी पुष्टि की, बाद में ईरान के भी जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये जो पीस डील है, ये हम्म। कुछ ट्वीट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हम्म। और मतलब ये उतनी ही देर का ये इसकी लाइफलाइन रहेगी। इन्होंने पीस डील की कोई तारीख नहीं तय की है। अमेरिका ने जो 24 बिलियन डॉलर है इनके एसेट फ्रीज हुए हैं, उस पे कोई बात नहीं की है। ऊपर से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही फनी मोड ले लिया उसने कि पहले सैंक्शंस, फिर हम्म। थ्रेट, उसके बाद बॉम्बिंग, फिर नेगोशिएशन, फिर आप पीस डील करते हो, और फिर आप हम्म। छठे स्टेप पे आप दोबारा बॉम्बिंग करते हैं। क्यों? बॉम्बिंग टू प्रोटेक्ट द पीस डील। तो हम्म। जितने लाखों लाखों डॉलर खर्च किए हैं अमेरिका ने, 1 बिलियन के आसपास इनका खर्चा हो गया है इस लड़ाई को लेके, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका या तो प्रेशर झेल नहीं रहा है, ऊपर से हम्म। वियतनाम, अफगानिस्तान और अब ये, तो इसके बाद तो अमेरिका की इमेज ही खत्म है। इट हैज नो फेस सेविंग लेफ्ट। ठीक है, हम्म। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सीरियस होते तो शांति वार्तालाप पहले ही कर लेते। और मैंने हम्म। एक और सवाल करना था कि इन्होंने इतनी सारी चीजें बोली हैं, पर क्या सैंक्शन हटे? न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने वापस सौंपे? क्या सर, उनका यही मिसाइल? यही मैं यही आपसे पूछता कि सर, दोनों देश शांति की तो बात कर रहे हैं, उन्होंने एक तारीख की घोषणा भी कर दी, लेकिन अभी भी बयानबाजी जो है इस तरह की है कि भाई शांति की तरफ जाते हुए इनके बयान तो नहीं दिख रहे हैं। ईरान अपने मुद्दे पे अड़ा हुआ है, अमेरिका अपने अभी पॉइंट्स को लेकर बैठा हुआ है, और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर एनरिच करेगा तो हम हमला कर देंगे, जबकि ये शांति की बात कर रहे हैं। तो हम्म, इसीलिए ये सवाल बनता है कि आखिर ये शांति की जो बात चली उसका जीवन है कितना? मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 13 आतंकी गुट हैं जो प्रॉक्सी हैं। हुँ। अब हुँ। ये हिजबुल्लाह को ही लेके लेबनन लेबनन के गाने गा रहा है ईरान, क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रॉक्सी उसकी हिजबुल्लाह ही है, उसके अलावा बाकी सब इसराइल से दूर दूर है। तो पहली हुँ। चीज तो ये, तो क्या प्रॉक्सियों से ईरान अपना सपोर्ट हटाने को तैयार है? पहली चीज, हुँ। क्या वो प्रॉक्सी नेटवर्क डिसमेंटल करेगा?
हूती डिसमेंटल हो जाएंगे, तो ये देखना है। उसके बाद चलो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो पहले से ही था स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसे अब कर रहे हैं कि इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो वो तो पहले से ही था। किसकी वजह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रुक गया, सवाल वो बनता है कि कौन सा मुल्क इसको जिम्मेदार ठहराने के लिए है? वो अमेरिका है। ऊपर से नुकसान किसका हुआ है? अमेरिका का कुछ नहीं हुआ है। अमेरिका का एक ही गोल है, उसकी खुद की सिक्योरिटी, इजराइल की सिक्योरिटी, नॉन प्रोलिफरेशन जो होता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसके कंपोनेंट्स की आवाजाही पे रोक लगे, और रीजनल स्टेबिलिटी, आईमैक कॉरिडोर। ठीक है। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है सोवरेनिटी, इकोनॉमिक रिलीफ और रीजनल रिस्पेक्ट, और सैंक्शंस हटे। तो इस डील में मेनली क्या है कि ओवरऑल रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, क्योंकि देखें ईरान के पास व्हाट हैज ईरान टू ऑफर? ईरान के पास तेल है, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ठीक है। और भी पहलू हैं, बट सबसे जरूरी चीज है एनर्जी सोर्स, वो ईरान के पास है। और ईरान अपना नुकसान की भरपाई जल्दी कर सकेगा, क्योंकि वो जो ऑयल बेचेगा आप मार्केट रेट पे, वो लोअर रेट पे भी नहीं बेचने वाला है, अब वो मार्केट रेट पे आने वाला है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एक अब मुझे पता नहीं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या सवाल या निशान खड़े करेगा, ये भी चीजें हैं। तो देखें, ऊपर से सैंक्शंस आप हटा देंगे तो फायदा किसको? ईरान को। ट्रेड किसकी बहाल होने वाली है? ईरान की। ठीक है। गारंटी में क्या? न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो सौंप दिया। ईरान क्या चाहता है? वो चाहता है सैंक्शन से उसे रिलीफ मिले, इकोनॉमिक रिकवरी मिले, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट जो इतने 45 सालों से था नहीं। ठीक है। उसे ब्रीदिंग रूम मिल गया इतने सालों के प्रेशर के बाद। ठीक है। उसकी इकोनॉमी भी लगभग नष्ट हो चुकी है। ठीक है। तो हिस्ट्री तो यही सिखा रहा है कि यूएस और ईरान की जो अग्रीमेंट होगी, इससे बहुत सारी विश्व की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, खासकर एनर्जी को। इनका मेन मुद्दा क्या था? कोर डिसएग्रीमेंट थे ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन, वो भी अभी पता नहीं कि है नहीं है, होगा कि नहीं होगा। फिर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट, क्या वो एकदम से रोक देंगे या जारी रखेंगे सपोर्ट से, या और ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ओपनली सपोर्ट करेंगे? रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क का मुश्किल लग रहा है। इजराइल को कंसर्न्स होने चाहिए, वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ईरान कोई हरकत करेगा इजराइल के खिलाफ। सर इजराइल ने, मैं आपको ऐड कर दूं सर, इजराइल ने बोल दिया है कि वो लेबनान पे जो हिजबुल्लाह उनको हिट करना नहीं छोड़ेगा, तो उसका स्टेटमेंट तो आ गया, उसके पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कहीं ये पीस ट्रीटी में कोई ना कोई बहाना जरूर मौजूद है, जिसके लिए अमेरिका एडवांटेज इस पोजीशन में कि एज पर अमेरिका उसे एक गारंटी मिल गई है टेम्परेरी कि ईरान हमला नहीं करेगा। पर यूएस तेहरान पे जब मर्जी हमला कर सकता है। हेल अब हमेशा अमेरिका ही कर रहा है, तो पहले बार के लिए तो ईरान मौजूद ही है, उसे पता है कि अभी भी अगर ये डील हुई तो कहीं ना कहीं पे एक आध डिसएग्रीमेंट या तो ईरान की तरफ से होगा या फिर यूएस की तरफ से होगा। सर एक पहलू और इस पूरे अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच में आ रहा है कि अगर इनकी डील होती है, जो कि जिसकी घोषणा हुई है, तो यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने कहा कि वो ईरान पर जो सैंक्शन लगे हैं वो उसे वापस ले लेंगे। ये जो बयान आ रहे हैं ये किस लिए हैं? ये वो अपना फायदा देख रहे हैं या अल्टीमेट इससे ईरान को ही फायदा होने वाला है? देखिए, यूरोप किसके दम पे चल रहा है? अपनी इकोनॉमीज के दम पे चल रहा है, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो रशिया के दरवाजे बंद करवा दिए अमेरिका ने जबरन कि आप बंद करो और कहीं और से अपना बंदोबस्त करवाओ। अब वो महंगी एनर्जी उनको पड़ रही है, वो यूएस से भी खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट में आ गए। तो जयशंकर जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला? दैट गल्फ वाज आवर मेन सप्लायर। अब वहां पे अगर आपने यूरोप के लिए दरवाजे बंद कर दिए रशिया से, तो पूरा यूरोप आके मिडिल ईस्ट में आके अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी करने लग गया। तो इस दौरान फिर इंडिया को उसकी एनर्जी नीड्स कम पड़ गई।
क्योंकि फिर गल्फ भी तो सबको परसेंटेज के मुताबिक ही बांटेगा ना एनर्जी। जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर अमेरिका ने बोला चलो मतलब इंडिया को परमिशन देते हैं कि वो रशिया से तेल वापस लेना शुरू कर दे। अब जब रशिया से तेल वापस लेना शुरू कर दिया, अब उसके बाद इन्होंने सैंक्शन और टैरिफ लगा दिया। फिर बोलने लगे ये रशिया से तेल ले रहे हैं, और खुद के बयान भी भूल गए कि इन्होंने बोला था कि यस, टू स्टेबलाइज द वर्ल्ड मार्केट की ऑयल प्राइस यू बाय फ्रॉम रशिया इन बिग लार्ज क्वांटिटी, जो इंडिया कर रहा है। मतलब ये युद्ध के दौरान देखें तो इंडिया पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है तेल को लेके। ₹4 में वो दुनिया नहीं रुक गई है, ठीक है। तो सप्लाई सब बरकरार है, सब ठीक चल रहा था। बट अब देखें ये डबल स्टैंडर्ड्स यूएसए के। उसके बाद देखें यूरोप को भी पता है कि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की उसे जरूरत है, ठीक है। वहां पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आई हुई है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। तभी इंडिया की तरफ आके मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया के साथ डील साइन करेंगे। बिकॉज वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं कि इकोनॉमी को यहां से आगे कहां लेके जाए, क्योंकि अमेरिका ने काफी भी लगा दिए, टैरिफ भी बढ़ा दिए, है ना। इनके ऊपर कुछ परसेंटेज मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने का भी प्रेशर डाल दिया। तो यूरोप कहते हैं ऐसे तो हमारी इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो इंडस्ट्रियल कंपटीशन इतना बढ़ गया आपस में, इनके सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन ने कॉल ले लिया है कि अपनी सप्लाई चेन को सेफगार्ड करो। इंडस्ट्री का कंपटीशन तब बढ़ेगा जब अब ईरान के अंदर यूरोपियन यूनियन इन्वेस्ट करेगा और ईरान से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मतलब मंगवाएगा। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से वो रीइंटीग्रेट कर रहा है ईरान को, वापस उसके साथ जुड़ेगा, है ना। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ऊपर से देखिए, यूरोप ने कभी ईरान को थ्रेट के तौर पे नहीं देखा है जितना इजराइल ने और अमेरिका ने इनको थ्रेट के तौर पे देखा है। और देखें आज की तारीख में ईरान किन किन के लिए थ्रेट है? इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, गल्फ के वो मुल्क जो सबके सब सुन्नी मुल्क है, ठीक है। तो बेसिकली यूरोप एक टूल ऑफ मॉडरेशन है, वार्तालाप, कनेक्ट और ट्रेड यहां से हो सकती है यूरोप की। पर इजराइल के लिए आज भी और आने वाले कल में भी वो ईरान को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट ही देखेगा। गल्फ में जितने भी मोनार्क हैं, जितने भी राजा हैं गल्फ कंट्रीज के, आज भी वो ईरान को एक लीथल कॉम्पिटिटर के तौर पे देखते हैं कि यदि ये मार्केट में उतर गया तो गल्फ के मुल्कों की वैल्यू कहीं नहीं रहेगी, तेल और सस्ता हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब आपने एक और रिसोर्स को ओपन कर दिया मार्केट के लिए, जाहिर सी बात है तेल की कीमतें सस्ती होंगी, महंगी नहीं होने वाली। महंगी तो तब होती जब और भी चॉइसेस कम हो जाते। तो देखिए ये जो अप्रोच है यूरोपियन यूनियन की, ये पक्का तेहरान की मदद करेंगे। और ऊपर से हमें यह भी पता है कि फ्रांस और ये खोमेनी खानदान के कितने अच्छे संबंध हैं, और हमेशा असाइलम के लिए भी खोमेनी फ्रांस में ही रुके थे हमेशा। तो जाहिर सी बात है कि यूरोपियन यूनियन से तो ईरान को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। सर एक बात और इसमें सामने आ रही है कि जो यूरोप के इन कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस, इन सब ने ये बयान देकर के सैंक्शन हटाएंगे। उन्होंने ये जो डील होने वाली है इसको लुक्रेटिव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पक्ष भी सामने आ रहा है। क्या ये उतना ही सच है कि डील को लुक्रेटिव बनाने की कोशिश करिए? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के डिस्टर्ब होने के बाद एनर्जी का जो प्रेशर है वो इन देशों पे भी बहुत बड़ा है। देखिए ल्यूक्रेटिव तो ये अपॉर्चुनिटी यूरोप के लिए है कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। ल्यूक्रेटिव ये रशिया और चाइना के लिए भी मार्केट खुलेगी। अगर विश्व के लिए ईरान खुल रहा है तो जाहिर सी बात है कि रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया, उनको ज्यादा फायदा होने वाला है। उनको प्रायोरिटी और प्रेफरेंस उनको ज्यादा मिलेगा। और जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन काफी दोस्ताने तरीके से देखता है, ना कि किसी थ्रेट के तौर पे। तो जाहिर सी बात है यूरोप को भी, मतलब सभी मुल्कों को मिला के ईरान का फायदा ज्यादा होने वाला है कंपेयर्ड टू इजराइल एंड यूएस और जीसीसी कंट्रीज।
जिनके खिलाफ अभी इनकी इमीडिएट लड़ाई चल रही है। ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लिमिट करेंगे, पर टोटली ये आउट ऑफ द वे जाके कोई ट्रेड नहीं करने वाले अमेरिका के साथ, और ना ही ये बाकी इजराइल या किसी के साथ भी इतना ट्रेड नहीं करेंगे। पीस ट्रीटी बिल्कुल साइन हो जाएगी, पर पीस ट्रीटी में 24 बिलियन डॉलर जो एसेट फ्रोजन है उसकी कोई बात ही नहीं हुई। तो उसके अलावा सर एक और बात है जो कि बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हिजबुल्लाह पर जो कार्रवाई करता है वो उसको नहीं रोकेगा। तो जो ये ईरान के मुद्दे हैं वो तो फिर अभी जो 7 दिन का डिस्कशन चलेगा उसमें इन तमाम मुद्दों पर विवाद बना रहेगा। मैंने पहले भी बोला है आपको राम, कि ये एक ट्रीटी ऑफ कन्वीनियंस है यूएसए के लिए, और इसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स हैं कि कभी ना कुछ अगेंस्ट यूएसए होगा ही होगा। या फिर इजराइल अपनी मनमानी करेगा, जो इजराइल ने बोल भी दिया है कि भाई मैं तो इन्हें एज अ थ्रेट देखता हूं एंड आई विल एक्ट अगेंस्ट हिजबुल्लाह जो प्रॉक्सी है। तो जाहिर सी बात है कि सैंक्शंस हटाने की बातें कह रहे हैं, चलो सैंक्शंस भी हट जाएंगे। क्या धमकियां देनी बंद होंगी? कहीं पे क्या इजराइल बॉम्बिंग देने से रुकने वाला है? डेफिनेटली इजराइल नेगोशिएट नहीं करेगा। और जहां तक पीस डील की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, एक कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा दोबारा इजराइल के खिलाफ, और ये जंग दोबारा तब्दील हो जाएगी प्रॉपर वॉर में। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बस एक समय खरीदने की एक रणनीति बनाई गई है कि अभी जब तक समय है तैयारी कर लो, उसके बाद आगे कोई विकल्प नहीं। क्योंकि देखिए, कोई गारंटी, सिक्योरिटी गारंटीज क्या देंगे? ठीक है, अमेरिका क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा, भाई वहां पे हमला नहीं करूंगा। पर जब उसे पता चला कि अगर बाई चांस इन्हें एनरिच्ड यूरेनियम नहीं मिला, या उसे निकालने में 1 साल लगेगा या 5-6 महीने लगेंगे, इतनी पेशेंस होगी कि वो इसे इंक में साइन कर लें? बेसिकली वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। हमें नहीं मालूम ना कौन कब तक कंप्लाई करने वाला है, कौन कब तक ये जो नीतियां बनेंगी इनको कौन कब तक ऑब्जर्व करेगा रिलीजियसली, वो हमें पता ही नहीं है। ऊपर से देखें, हिजबुल्लाह पे तो स्ट्राइक्स जारी हैं। क्या गारंटी कि हिजबुल्लाह नहीं हमला करने वाला है? ठीक है, तो कोई गारंटी तो है नहीं। और कोई अगर नॉन स्टेट एक्टर भी हुआ, या मोसैक डॉक्ट्रिन से रिलेटेड किसी आईआरजीसी के लीडर ने मतलब नहीं मानी बात, और उससे 10 दिन बाद मिसाइल पे दोबारा उंगली रख दी कि चलो मैं लॉन्च कर रहा हूं, क्या गारंटी है? देयर आर नो गारंटीज। इसके अलावा ये बात भी तो है सर कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करना या उसे जिस तरह अब तक पालता पोषता था, ये क्यों बंद कर देगा? सिर्फ इसलिए कि अमेरिका के साथ डील करनी है? क्या वो सच में हिजबुल्लाह को समर्थन करना बंद कर देगा? नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जिस संगठन को आपने 45 साल से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, ट्रेन किया है, तैयारी की है, रेडिकलाइज किया है, इन्वेस्ट किया है उसमें, है ना, वो आप ही का एक ढांचा है। आप उसको रातों रात कुछ 2-3 महीने में आप उसे नकार दोगे, डिसमेंटल कर दोगे? देखें, इतना आसान नहीं होता है। मतलब कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इनके आपस में भी दरारें पड़ेंगी। ये जो पीस डील है, आपको क्या लग रहा है ईरान की टॉप ब्रास पे भी प्रेशर आएगा, पर वो इस नैरेटिव को एक विक्ट्री के नैरेटिव में कन्वर्ट कर देंगे कि देखें ईरान की जीत हुई है, ईरान हारा नहीं है। और वास्तव में भी देखा जाए अगर राम, तो एक्चुअल में जीत ही है, हारा कहां है ईरान? 45 साल से जो सैंक्शन लगे थे वो हट गए, आपकी मार्केट वर्ल्ड मार्केट के लिए खुल गई। ठीक है, और आपको पूरी वर्ल्ड मार्केट का एक्सेस मिल गया, और आपकी इकोनॉमी को मतलब कुछ महीनों में रिकवरी पाथ पे आ जाएगी, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा ऑयल है जो सबसे ज्यादा इन डिमांड है। तो आज की तारीख में अगर गल्फ कंट्रीज ने तेल महंगा कर दिया तो ईरान उसे सस्ते में ही बेचेगा, ताकि सारे लोग उसी के पास आए। तो एज अ कॉम्पिटिटर गल्फ के मुल्क खुश नहीं है।
ये पीस डील को लेके। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये पीस डील को नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादा लोग बैठे हैं और इसे बरकरार रखने के लिए बड़े लिमिटेड लोग हैं, जिसमें कि ईरान नंबर 1 है। वो तो चाहता है कि अमन शांति हो, ये सैंक्शंस की बला टले। इसकी वजह से उसे जबरन और जबरदस्ती उससे सारे के सारे पैसे अपने मिसाइल डिफेंस और मिसाइल शील्ड में लगाए, ठीक है। तो और ड्रोन की इंडस्ट्री खड़ी की, तो ये मजबूरी में किया ईरान ने, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान पीछे हटेगा, पीछे हट जाएगा या धोखा ईरान देगा। धोखा अगर होगा तो अमेरिका की तरफ से ही होने वाला है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, या फिर ये गल्फ ऑपरेटिंग कंट्रीज जो हैं, जीसीसी कंट्रीज, इनमें से किसी ने कुछ ना कुछ डर्टी गेम खेलनी है ताकि ये युद्ध दोबारा शुरू हो जाए। क्योंकि अगर शांति आ जाती है इस रीजन में, सबसे बड़ा धक्का सऊदी अरब को लगेगा, क्योंकि जो उसका डोमिनेंस था ऑयल ट्रेड को लेके, अब उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग और कॉम्पिटेंट आ गया है ईरान के नाम से। तो उसे थ्रेट रहेगा अब ईरान से, और ईरान की जिस तरीके से डेवलपमेंट होगी वो कई गुना ज्यादा होने वाली है। मॉडर्नाइज तो मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी ईरान बढ़ेगा, सोशली भी एंड इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। अगर आपके मन में भी जियोपॉलिटिक्स से लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।